पिछले 8 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आप निकालेंगे, केवल विपक्षियों को टारगेट किया गया है। मतलब ईडी है वो राजनीतिक सर का ट्रैक रिकॉर्ड आप निकालेंगे, केवल विपक्षियों को टारगेट किया गया है। मतलब तो साधना न्यूज के आज प्राइम टाइम डिबेट में ईडी की जो कार्रवाई चल रही है और जिन कार्रवाइयों को लेकर पूरे देश में काफी कुछ निकल के बातें सामने आ रही है। आज संसद में भी काफी हंगामा हुआ। संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद में हर कोई इस पे बात करता नजर आया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि जो केंद्र सरकार के खिलाफ में बोलेगा, ईडी उनके खिलाफ में कार्रवाई करेगी। लेकिन ईडी एकाएक इतनी पावरफुल क्यों बनी? ईडी को लेकर एक अगर विस्तृत रिपोर्ट देखी जाए, आज जो रिपोर्ट आई कि 9 राज्यों में सीबीआई की एंट्री बैन की गई है और लिहाजा ईडी सुपर पावरफुल इस समय एक इकाई बन चुकी है। और 4 साल में अगर ईडी की कार्रवाई देखी जाए तो सुपर एक्टिव ईडी हुई है। राहुल सोनिया पूछताछ से लेकर केजरीवाल ममता के गढ़ तक में सेन लगाई है। जो सीबीआई ना कर सकी वो ईडी ने कर दिखाया है। तो लिहाजा ईडी के इर्द गिर्द ही आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अक्सर इस पे ईडी की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी आती रही है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कानूनविद भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ईवी मुरली साहब हमारे साथ में मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार है। के चौहान साहब बीजेपी से हमारे साथ में मौजूद है। सबसे पहले ईवी मुरली जी के पास चलना चाहूंगा। ईवी मुरली जी, अगर देखा जाए जिस तरह से 9 राज्यों में सीबीआई की एंट्री बैन है, वहीं यूपीए शासनकाल में सीबीआई को तोता कहा जाता रहा। सीबीआई को की कार्रवाई को लेकर उस समय भी राजनीतिक बयानबाजी होती रही। अगर एनडीए के कार्यकाल में देखा जाए तो ईडी के इर्द गिर्द राजनीतिक बयानबाजी दिख रही है। सत्ता में आने के बाद में ठीक है, सत्ताधारी पार्टी अपने अंदर की एजेंसियों के जरिए काम लेती है, लेकिन जब राजनीतिक तरीके से काम लिया जाता है और राजनीतिक सोच, राजनीतिक नजरिया उसके पीछे रहता है, तो निश्चित तौर पर इस तरह के बयान निकल के सामने आते हैं। कहीं भी अगर नेता की गिरफ्तारी हो जाती है, जिससे अभी हाल के दिनों में देखिए कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद में एकाएक इस पे काफी कुछ चर्चा शुरू हो चुकी है। गांधी जी, मुझे लगता है कि ईडी के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा ही चर्चा कर रहे हैं। ईडी का जो कार्रवाई होती है वो मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा के तहत उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है उसके तहत वो जी कार्रवाई करती है। लेकिन अगर आप देखेंगे 2014 और 22 के बीच में ईडी का जो रेड है लगभग जी 27 गुना बढ़ा है। जब यूपीए शासन की सरकार थी तो करीब करीब 112 सर्च जहां हुआ था, तो वहां पे एनडीए सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद 3000 से ऊपर रेड्स हो चुके हैं। यदि प्रॉपर्टी का अटैचमेंट की बात करें, पिछले यूपीए रिजेम में लगभग 5000 के लगभग का प्रॉपर्टी अटैच किया गया था। लेकिन यूपीए एनडीए सरकार की जो रिजेम है 2014 और 22 के बीच में लगभग लगभग 99,000 करोड़ का प्रॉपर्टी अटैच किया गया है। इससे आप अंदाज लगाया जा सकता है कि ईडी का जो रेड है जितना हुआ है उस मात्रा में काफी कुछ प्रॉपर्टीज भी अटैच किया गया है, लोगों पर कार्रवाई भी हुई है। और ये दोनों फेमा और पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दोनों में हुआ है और कार्रवाई निश्चित रूप से बड़ी है। पिछले सरकार के तुलना में, यूपीए सरकार के तुलना में इस सरकार में काफी बड़ी है पिछले 8 साल में देखा जाए। लेकिन बात इसलिए ईडी हमेशा चर्चा में आ रही है पिछले 8 साल में, जैसे भूपेश जी ने कहा कि यूपीए जो जो कार्रवाइयां हो रही है वो खासकर ओपोजिशन पर हो रही है। ओपोजिशन पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो बोल रहा है उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही है। हालांकि कार्रवाई होने के बाद उस पर कुछ न कुछ मनी लॉन्ड्रिंग या फेमा का तहत उन पर भी कार्रवाई हो रही है और पैसा भी मिल रहा है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह से जो ईडी का जो कार्रवाई होते वक्त जो जो इम्पार्शियलिटी दिखना है वो शायद इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि जो भी कार्रवाई हो रहे हैं सारे के सारे ऑपोजिशन पर हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी है, उनके जो सपोर्टिव पार्टीज है वहां पे इस तरह का एक्टिविटी नहीं हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग या फेमा का एक्टिविटीज नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। वहां भी हो रहा होगा लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसलिए ऑपोजिशन पार्टीज बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जो ऑपोजिशन पार्टी से उनको सप्रेस करने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इम्पार्शियलिटी पर सवाल उठ रहा है। तो सरकार को चाहिए कि ईडी की जो कार्रवाई है केवल ऑपोजिशन को टारगेट ना करते हुए जिस सरकार, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या उनका सपोर्टिव जी जी एसोसिएट्स की सरकार हो, वहां पर भी अगर उनको लगता है कंप्लेंट्स है, किसी तरह का कोई लूप होल है, तो वहां भी कार्रवाई अगर करे तो मुझे लगता है कि जो इम्पार्शियलिटी की जो बात है वो दिख जाएगा।
और जिस तरह से भूपेश जी ने कहा कि केवल ऑपोजिशन को सप्रेस करने की कार्रवाई दिखता है, ये नहीं दिखेगा। जी जी। लेकिन हाल के दिनों में ईडी की कार्रवाई के बाद में बीजेपी के कुछ अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए। उसमें बीजेपी का ये तर्क था कि उन्होंने इन जांच एजेंसियों को अधिकार, अधिक स्वायत्ता दी है, लिहाजा इस तरह के मामले निकल के सामने आ रहे हैं। सुरेंद्र जी। गांधी जी, ये तो सर्वविदित है। मैं आपको दर्जनों मामले गिनाता हूं। देखिए, संवैधानिक संस्थानों को बनाने का काम, उनको अधिकार संपन्न करने का काम कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। जांच एजेंसियों का पूरा सम्मान है, लेकिन जिस प्रकार से हम दो के इशारे पर विपक्ष को दबाने का काम, विपक्ष के नेताओं की आवाज को कुचलने के लिए इस प्रकार संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं आपके सामने दर्जनों उदाहरण देता हूं। जो विपक्ष में रहते हुए आरोपी थे, जिनके खिलाफ बाकायदा एफआईआर हुआ था, जिनके खिलाफ जांच किया गया था, और वो भाजपा में शामिल होते ही वो पाक साफ हो गए। उनके खिलाफ सारे जांच जो है वो बंद कर दिए गए। सुखराम से लेकर नारायण राणे, येदुरप्पा, हेमंत बिस्वा शर्मा, सोरेन मित्रा, मुकुल राय, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ एक जमीन का मामला था, वो भी भाजपा की गंगोत्री में जाते ही पाप धुल गए। एक नाथ शिंदे सहित उनके साथ गए 3 लोग जो थे, प्रताप सरनाईक, यामिनी जाधव, उसके साथ साथ शिवसेना सांसद भावना गवली। झारखंड में जो षड्यंत्र है, अभी 2 दिन पहले उजागर हुआ, किस प्रकार से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के कांटेक्ट में थे। 3 विधायकों के माध्यम से राशि भेजी गई। यह भी मीडिया में चर्चा है कि 10-10 करोड़ में एक विधायक का सौदा हुआ था। कई लोगों को मंत्री बनाने का लालच दिया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए, मुकुल राय तो हमारी पार्टी से नहीं थे, वो दूसरी पार्टी से थे और भाजपा में गए। उनके खिलाफ चीट फंड के जो सारे, जो उसमें तो मनी लॉन्ड्रिंग है ना चीट फंड में, वो सारे आरोप धुल गए और वो भाजपा की गंगोत्री में पाप धोके वापस अपने मूल पार्टी तृणमूल में भी चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि ये क्या तरीका है। और इस प्रकार से ये केवल ईडी की बात नहीं है गांधी जी। आपने देखा होगा 5 राज्यों में जब चुनाव थे, निर्वाचन आयोग की पीसी से पहले इनके आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय जी ट्वीट करके डेट डिक्लेयर करते हैं। इसी प्रकार से राजभवन को किस प्रकार से पार्टी कार्यालय के रूप में संचालित किया जाता है। आधी रात को महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन खत्म करके भोर होने से पहले शपथ दिला दिया जाता है। जो अल्पमत के नेता थे उनको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित 5-5 न्यायाधीश सड़क पर आकर ये कहते हैं कि हम पर दबाव बनाया जा रहा है। तो ये सारे संवैधानिक संस्थानों को पार्टी कार्यालय, पार्टी एजेंट के रूप में इस प्रकार से संचालित करने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी का है। और दिख रहा है कि अब जैसे ही महाराष्ट्र में सरकार बनाने में कामयाब हुए, ईडी और आईटी की सरकार है, वो तो सर्वविदित है कि उसके बाद में ये इनका अगला टारगेट जो है गैर भाजपा शासित राज्य झारखंड है। झारखंड में भी इनके कुत्सित प्रयास अभी उजागर हुए हैं परसों। लगातार छत्तीसगढ़ में भी इनका कुत्सित प्रयास जारी रहा, लेकिन यहाँ इनकी दाल इसलिए नहीं गली कि इनको तो छत्तीसगढ़ की जनता ने षड्यंत्र रचने के लायक भी नहीं छोड़ा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। आपको याद होगा कि 2014 में चुनाव के पहले जब लोकसभा के आम चुनाव हुए थे, विनोद राय जी सीएजी के अध्यक्ष थे, जो आज पद्मश्री अवार्ड पाकर बैंकों के राष्ट्रीय आयोग के बोर्ड के अध्यक्ष बना दिए गए, केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त है उनको। उनके द्वारा भी ऐसे ही छद्म आरोप लगाया गया भ्रष्टाचार का, 1,76,000 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम, जबकि 5G का भी वो रेट नहीं है। क्या हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी न संविधान को मानती है न संवैधानिक संस्थानों को। लगातार हम दो के इशारे पर विपक्ष की आवाज को, दूसरे दल के नेताओं को, और ये चाहते ही नहीं, इनका लोकतंत्र पे विश्वास ही नहीं है। और ये इस प्रकार से दबाव बनाने के लिए ऐसी जो संवैधानिक संस्थान है उनका दुरुपयोग लगातार कर रहे हैं। आज नितिन गडकरी की आत्मा जागी है, कल बाकी भाजपाइयों की भी आंखें खुल जाएंगी। और जिस प्रकार से देखिए सरकार आती है जाती है, लेकिन गांधी जी जो इनका कुत्सित प्रयास है ये संविधान विरोधी है, ये लोकतंत्र विरोधी है। जी जी जी। चौहान साहब, आपकी गंगोत्री में आके ईडी का जो पाप है वो धुल जाता है, ऐसा कहना है? मैं थोड़ा सा ये दुरुस्त कर दूं, वर्मा जी का ज्ञान जो है वो ईडी के जो मामले हैं लगभग 98% लोग बहाल हो चुके हैं और सिर्फ 2% लोगों के पे जितने भी लोग मामले हुए हैं उसमें 98% लगभग बहाल हो चुके हैं। सिर्फ 2% लोगों पे मामले चल रहे हैं। देखिए, ईडी का मामला ये नहीं है कि आप गुनहगार हो चुके हैं, वो फैसला अदालत करेगी, वो फैसला कोर्ट करेगी। ईडी एक एजेंसी है जो एक प्रथम दृष्टिया जो देखा जाता है गुनहगारी है, वो ले जाके वो तथ्य कोर्ट के सामने पेश कर दे।
ये ईडी का मामला है और संजय राउत जी का मामला है। इसमें कांग्रेस को बीच में आ रही है, ये हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। जब ममता बनर्जी के उसमें कांग्रेस क्यों नहीं आई और दूसरे लोगों के जब ईडी के छापे पड़ते हैं तो क्यों नहीं आई। और सबसे मेन बात ये कि किसी को भी ईडी उठा के छापा मार देगी और किसी को भी ईडी उठा के अरेस्ट कर लेगी और किसी के ऊपर भी ईडी चार्ज लगा देगी, ये नहीं है। ये पत्रा चौल का मामला क्यों हुआ? 1034 करोड़ रुपए का वहां पर जो दिख रहा है मामला, हेराफेरी दिख रही है, वो क्यों हुई? वो क्यों दिया गया? जो गवर्नमेंट की जमीन थी वो दूसरे को क्यों दे दी गई? दूसरे बिल्डर को क्यों दे दी गई? उसमें जो जो कंस्ट्रक्शन की कंपनी थी उसमें एक शिवसेना का सहयोगी और राकेश वाड्रा और प्रवीण राउत क्यों थे? ये सब चीजें। और संजय राउत को क्यों किया गया? अगर ये दुर्भावनावश किया जाता तो उद्धव ठाकरे जी को निशाना लगाया जाता या किसी और को निशाना लगाया जाता, उनको क्यों लगाया गया? ये कहीं ना कहीं जो सोनिया गांधी जी के ऊपर ईडी आई है और कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी जी के ऊपर ईडी आई है, उसका डिफेंस लेने के लिए कि अब देखो संजय राउत जी के भी ऊपर ईडी आ गई, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। आप ये जाके कोर्ट में बोलेंगे कि बीजेपी बोलेगी कि ये विपक्ष वाले हैं, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ये कोर्ट में जाके बोलेंगे। ये विपक्ष जो है संजय राउत ये इसलिए बोलेंगे कि इनकी सरकार आ गई है महाराष्ट्र में, इस वजह से ये मेरे को ईडी लगा रहे हैं, ये जाके संजय राउत जी बोलेंगे। कांग्रेस के पार्टी ये कोई भी डिफेंस में क्या बोलेगा? डिफेंस में आप जाते हैं, ईडी को क्या बोलेंगे कि ईडी ने मेरे दुर्भावनावश मैं बीजेपी के खिलाफ बोलता हूं तो मेरे को ईडी उठा के ले आई है। कोर्ट क्या बोलेगी? कोर्ट बोलेगी आपके खिलाफ पत्रा चौल का 1034 देखिए करोड़। ठीक है, कोर्ट की आप जो बात बोल रहे हैं चौहान साहब कि दस्तावेज के आधार पे ही कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है और ईडी को लेकर जो बातें कही जा रही है वो अपनी जगह है, लेकिन ठीक है, कोर्ट तो साक्ष्य और सबूत के आधार पर ही अपना फैसला सुनाएगी, चाहे कोई भी केस। लेकिन ये भी मोदी साहब, अगर देखा जाए ईडी की तमाम कार्रवाइयों के बीच में, आपको नहीं लगता कि इन एजेंसियों ने जो काम किया, अभी देखिए एसएससी स्कैम जो खुला और जिस तरह से नोटों के पूरे बंडल दिखे, जिस तरह से बहुत बड़ा स्कैम सामने निकल के सामने आया, सिक्का का दूसरा पहलू तो ये भी है कि इस तरह के जो कारगुजारी करने वाले लोग हैं उनके ऊपर शिकंजा तो कसना चाहिए। बिल्कुल गांधी जी, अगर आप देखेंगे शुरू से ही जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई किया है, वहां पे प्रॉपर्टी का भी काफी मात्रा में अटैचमेंट हुआ है, पेनाल्टी भी काफी मात्रा में लगा है, तो ये नहीं कह सकते कि ईडी किसी पर भी कार्रवाई कर रही है। ईडी के पास जब तक किसी तरह का कोई सबूत ना हो, जब तक किसी तरह का कोई कंप्लेंट उनके पास ना हो, तब तक वो कार्रवाई नहीं करती। तो जो भी कंप्लेंट मिला है, जिस पर भी जो जितने भी मामले चल रहे हैं सब पुराने मामले हैं, तो नए मामले और उजागर हो रहे हैं, तो उस पर भी कार्रवाई कर रही है। जहां पे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा की बात होती है, तो ईडी ही उस पर कार्रवाई करती है, तो इसलिए उस पर ईडी कार्रवाई कर रही है। और जितने भी कार्रवाई है, मुझे लगता है जितने भी कार्रवाई हुई है उसमें कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस है उनके पास। जितने भी कार्रवाई हुई है उसमें प्रॉपर्टीज अटैच हुई है, लॉकर्स जहां कहीं पर भी सीज हुआ है वहां पे मनी, काफी मात्रा में कैश भी, जैसे अभी वेस्ट बंगाल में एसएससी स्कैम में काफी मात्रा में कैश निकला है, झारखंड में भी वही हाल है, तो कैश भी उनको हाथ में मिल रहा है। तो आप इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ईडी जबरदस्ती की कार्रवाई कर रही है। कहीं ना कहीं एविडेंसेस, डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीज इनके पास है, उसके बाद ही वो कार्रवाई कर रही है। लेकिन कहीं ये सवाल ये है कि जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है, तो केवल एक विपक्ष, एक पर्टिकुलर, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट के लोग नहीं है, उन पर कार्रवाई हो रही है, ये पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट है, ये पॉलिटिकल आरोप है। तो ये कहीं ना कहीं इससे ये नहीं साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं सारे के सारे पाक साफ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उन पर भी, अगर उनके खिलाफ भी कंप्लेंट है, तो वहां पर भी कार्रवाई दुरुस्त होनी चाहिए, तब लगे कि ईडी के जो कार्रवाई है वो निष्पक्ष है। मुझे लगता है कि ये जो आरोप बार बार ईडी के ऊपर लगाया जा रहा है,
कि जो इन्वेस्टिगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है उस पर ये जो आरोप लगा रहा है ये निराधार होनी चाहिए, और उसके लिए ईडी की तरफ से भी या गवर्नमेंट की तरफ से भी एक सपोर्टिव सिस्टम, एक बेहतरीन तरीके से इन्वेस्टिगेशन की या कार्रवाई होनी चाहिए। जी सुरेंद्र वर्मा जी, खुद आप कानूनविद हैं, अगर कोई भी साक्ष्य जो आधी अधूरी को लेकर कोर्ट में पहुंच जाता है, कोर्ट फटकार भी लगाती है, बोलते हैं कि आपने गलत किया है। हमने कई सारे मसलों में देखा कि केंद्र सरकार को किस तरह से कोर्ट ने सवाल भी उठाए। ठीक है, आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जज सामने है पेश के, लेकिन अभी ईडी पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला भी आया और सीधे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि जो ईडी के सबसे बड़े जो हथियार है, जो मनी लॉन्ड्रिंग में जो कार्रवाई होती है, उसको बरकरार भी रखा और मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तारी की मनमानी को भी जो बातें कही जाती थी उसको स्वीकार नहीं किया। तो सुप्रीम फैसले में भी ईडी को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला है। सुरेंद्र जी, गांधी जी देखिए, सबूत जुटाने का जिम्मा किसके ऊपर है? जो जांच एजेंसियां हैं उनका दायित्व है। और मूल बात देखिए, जांच एजेंसियों की कार्यवाही पर कहीं कोई सवाल नहीं है, लेकिन उनका जो चरित्र सामने आ रहा है, विश्वसनीयता के लिए पहली शर्त है पारदर्शिता। आपको याद होगा पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के खिलाफ इसी ईडी में एक जांच चल रही है पनामा पेपर को लेके, जिसमें पूरी दुनिया में सरकारें बदल गई। अभिषेक सिंह कौन है, रमन मेडिकल किसका पता है? आज तक पूछताछ के लिए रमन सिंह जी को बुलाया हो तो बताएं। इसी प्रकार से 21 लाख गरीबों के फर्जी राशन कार्ड बना के 36,000 करोड़ का जो नान घोटाला था, उसकी जांच भी ईडी के पास में है। बताए रमन सिंह जी को कितने बार बुलाया? इससे पहले मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहता, मैं दर्जनों नाम गिनाए, सुखराम नारायण राणे, येदुरप्पा से लेके हेमंत बिस्वा शर्मा, जो भाजपा में जाते ही उनके खिलाफ जो जांच चल रही थी वो फाइल ही बंद कर दिया गया। तो ये एक तरफा कार्रवाई निश्चित रूप से, मुरली जी सम्मानी पत्रकार हैं, बहुत अनुभवी हैं, और निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी, क्योंकि ये केंद्रीय एजेंसियां हैं, संवैधानिक एजेंसियां हैं, पारदर्शिता की जिम्मेदारी इन एजेंसियों की है, क्योंकि इनके विश्वसनीयता पर सवाल है। और जो एक तरफा कार्रवाई किनके दबाव में किया जा रहा है, क्यों केवल जो विपक्ष में है वही इनके टारगेट में है, ये बड़ा सवाल है गांधी जी। ये बात इसकी नहीं है। निश्चित रूप से इन एजेंसियों का जो गठन जिस उद्देश्य से हुआ है, जांच होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार से केवल विरोध को कुचलने के लिए, केवल विपक्षी दलों की सरकार को अस्थिर करने के लिए इनका जो दुरुपयोग हो रहा है, विरोध उस बात का है। लगातार ये पिछले 8 साल में 3000 से ज्यादा कार्रवाइयां हुई। बताइए कितने पे कार्रवाई हुई, कितने को सजा हुई? और ये तो केवल उसका दुरुपयोग, डर दिखाने का काम बात आई थी ना, वहां सब कह रहे थे कि 98% 2%, मतलब जो गिरफ्तारी और जो 98% लोग पाक साहब हो गए जो बीजेपी में, ये वही 98% है गांधी जी, जो ईडी के दबाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर हो गए, उनके सारे पाप धुल गए, उनके खिलाफ जो जांच की जो कार्रवाई चल रही थी वो भी खत्म। अभी तो जैसे ही सरकार बनाए, ये बताए ना, ये बताएं, एकनाथ शिंदे के सांसद प्रताप सरनाईक और यामिनी यादव भी अभियुक्त हैं, उनके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज है। क्या उनकी गिरफ्तारी होगी? ये बताए ना। इनके जितने इनके टारगेट में थे, हेमंत बिस्वा शर्मा आज दूसरी पार्टी से आके मुख्यमंत्री बना दिए गए। ईडी की कार्रवाई तो उसके खिलाफ भी लंबित थी ना। क्या हुआ जांच का? सोमेन मित्रा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ भी एक जमीन का मामला था, वो सरेंडर हो गए तो उनके सारे पाप धुल गए। ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव की राजनीति है, ये इनकी क्रोनोलॉजी है। ये बताइए, संयोग है या प्रयोग? दर्जनों मामले हैं, एक दो नहीं। जी, संयोग है या प्रयोग? चौहान साहब जी, गांधी साहब, मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं गांधी साहब से, वर्मा साहब से, कि जवाब दे दीजिए, फिर सवाल आ जाएगा। 6000 करोड़ रुपया चीट फंड का, उसमें तो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है ना, जो रमन सिंह के सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता का जो आपने लूट मचाई थी, बताइए ना वो मनी लॉन्ड्रिंग है कि नहीं? उस पर जांच कब होगी? हाँ, एक एक करके जी। पूरी आपकी रामकथा सुनी, आप मेरी भी सुन लीजिए कि ये मेरे सवालों में ही जवाब है। गांधी जी, मैं ये बोलना चाहता हूं कि ईडी की एक भी कार्रवाई आपको असंवैधानिक लगी हो तो आप उस पर प्रश्न चिन्ह लगाइए। आप मेरे को एक भी कार्रवाई बता दीजिए कि ईडी ने इसमें हक नहीं था और उनके ऊपर कार्रवाई की गई और उनके ऊपर ऐसी, मतलब उनको पकड़ा गया, उनको पेश किया गया, उनके ऊपर मामला। मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा समझते हैं चौहान जी? सुन लीजिए, अब मैं आपको अभी बताता हूँ। सेक्शन 25 कंपनी का अर्थ पता है? नेशनल हेराल्ड केस में
ईडी को क्या अधिकार है 2014 में सुप्रीम कोर्ट? नहीं, आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूँ। सुनने का साहस रखिए, सुनने का साहस रखिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। जी जी 25 कंपनी में मतलब समझते हैं आप दोनों से मेरी गुजारिश है कि एक एक करके बात करेंगे तो बेहतर होगा। चौहान साहब एक एक करके बात करें, तथ्यों पे बात हो। ये बीच बीच में बोल रहे हैं, ये जब इनका समय है ना आप तथ्यहीन आरोप लगाएंगे, गलत बात। मैं तो बता रहा हूँ, आपने सवाल किया कौन सी कार्रवाई असंवैधानिक है, मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा कि ईडी को कहां से अधिकार मिला, कहां एफआईआर दर्ज है, बताइए नेशनल हेराल्ड में। नेशनल हेराल्ड न्यूज के खिलाफ किस शाखा में ईडी के एफआईआर बताइए। वर्मा जी, हमने उस पर लंबी एक चर्चा की है। चौहान साहब जी। और मैं दूसरा प्रश्न ये है, रमन सिंह को ईडी पूछताछ के लिए कब बुलाएगी, बताइए। प्रकरण दर्ज है ना ईडी में, रमन सिंह के खिलाफ प्रकरण दर्ज है पनामा पेपर और नान घोटाले में। आप बताइए कितने बार पूछताछ हुई है, गांधी जी से पूछिए। थोड़ा सा जी, लेकिन चौहान साहब जी चौहान साहब रखिए अपनी बात को। अभी मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि 98% जो केस सॉल्व हो गए हैं, जिनको बहाल कर दिया गया है, क्या वो पूरे बीजेपी वाले थे? दूसरे लोग नहीं थे जो बहाल हुए? ऐसी कौन सी कार्रवाई है जो ईडी कर सकता था और ईडी नहीं? पिछले 4 साल में रमन सिंह से पूछताछ हुई क्या, ये बताइए। रमन सिंह से पिछले 4 साल में, अरे बताइए ना। लेकिन अभी तो हाल में जो बयान आया था, ऐसे हंस के नहीं बोल सकते आप। ये बेशर्मी भाजपा करने में बचा के रखिए। बताइए, छत्तीसगढ़ के जनता का 6,000 करोड़ चीट फंड कंपनी में लूट के, ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है क्या? ईडी ने पूछताछ की रमन सिंह से, 36,000 करोड़ के नान घोटाले में पूछताछ की, पनामा पेपर के लिए ईडी ने पूछताछ की। ईडी में तो प्रकरण दर्ज है, बताइए। अरे बताइए चौहान साहब, क्या बनती है? रमन सिंह से कितने बार पूछताछ हुई? जेल कब भेजेगी ईडी रमन सिंह को, ये बताइए आप। रमन सिंह को ईडी जेल तक कब पहुंचाएगी, ये बताइए। किसी को भी पकड़ ईडी रमन को जेल कब भेजेगी, ये बताइए। देखिए एक बात और, पिछले दिनों ईडी को लेकर काफी कुछ बातें कही गई। रमन सिंह ने कहा कि अगर एक भी आरोप साबित हो जाता है तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। ईडी में चलने की बात उन्होंने कही। भूपेश बघेल ने भी कहा कि चलिए ईडी में चला जाए और इसको। गांधी जी, यही तो सवाल है। 4 साल से रमन सिंह को पूछताछ के लिए ईडी नहीं बुलाती है। पनामा पेपर में कई देश में सरकारें चली गई, एक बार भी पूछताछ हुई तो बताओ रमन सिंह को। एक बार भी रमन सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया हुआ तो बताओ। कौन सारे बताए जा रहे हैं उसी तरह जैसे झीरम मामले में एनआईए जांच कर रही है, ईडी की कार्रवाई इनके इशारे पर 30,000 करोड़ के कमीशन खोरों को ईडी किसके इशारों पर बचा रही है? बोलने से नहीं होता है कमीशन को, बोलने से नहीं होता है। अरे वही तो सवाल है, कब बुलाएगी ईडी, कब जेल भेजेगी रमन सिंह को ईडी? पनामा पेपर के अभिषेक सिंह को मेडिकल किसका एड्रेस था? लगातार हम रेशियो की बात करें, थोड़ा सा पूछना चाहूंगा। ईवी मुरली जी, एक बहुत अच्छा रेशियो आया है कि 100 लोगों को सम्मन भेजता है ईडी तो उनमें से 10 के घर भी नहीं करता छापेमारी, एक की भी नहीं होती गिरफ्तारी। और इसमें आप देखिए कि आर्थिक अपराधों पर लगाम लगाने के लिए जो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का गठन किया गया है, शक या शिकायत के आधार पर ईडी पहले सम्मन भेजता है, फिर छापेमारी करता है, जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारी भी करता है। लेकिन ये जो नहीं है कि सारे सम्मन पाने वालों के यहाँ छापेमारी हो या गिरफ्तारी भी हो, ये पूरी तरह से जांच पर निर्भर करता है। पिछले 6 साल के जो आंकड़े आए हुए हैं उसको देखा जाए तो सम्मन, छापेमारी और गिरफ्तारी का रेशियो जो है 100:10 है। मतलब इसे समझा जा सकता है कि 100 अगर सम्मन भेजा जाता है तो 10 जगह ही छापेमारी होती है, गिरफ्तारी एक ही जगह होती है। ये ओवरऑल 6 साल का आंकड़ा अभी हाल फिलहाल में आया है। मुरली जी। गांधी जी, जहां तक ये रेशियो की बात है तो जहां जहां सम्मन भेजा जाता है वहां जरूरी नहीं है कि वहां पर छापे की कार्रवाई हो जी। सम्मन जहां जितना जो कंप्लेंट्स है उसके बेसिस पे वो सम्मन भेजा जाता है। सम्मन के तहत अगर वो आके अपने दलील दिया जाता है, जो जिसको सम्मन भेजा जाता है वो अगर अपने एक्सप्लेनेशन देता है वकील के माध्यम से या पर्सनली ईडी के कार्यालय जाके,
तो और अपनी बात रखता है तो वहां पे फिर कार्रवाई करने की बहुत ज्यादा जरूरी, अगर ईडी को नहीं लगता है तो वो कार्रवाई नहीं करती। तो हर जगह जिनको सम्मन दिया जाता है वहां पे सर्च की कार्रवाई हो ऐसी कोई जरूरी नहीं है। जहां जरूरत है, जहां पे बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की बात है, जहां पर सम्मन भेजने के बाद भी जवाब नहीं मिलता है, वहीं पे ईडी कार्रवाई करती है, वहीं पे सर्च करती है। और सर्च एक साथ कई जगहों पर होती है, कई बार सर्च होता है, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है। यदि ये सारी प्रक्रिया जो है बड़ी लंबी चलती है और उसके बाद ही, और ये जो पूरे एविडेंसेस को कलेक्ट करके, कोरैबोरेटिव एविडेंसेस को कलेक्ट करके उसके बाद उसको न्यायालय में पेश किया जाता है। उस पर कार्रवाई क्या करनी है ये तो न्यायालय का डिस्क्रिप्शन है और इसका डिसीजन है। तो ईडी इस पर कोई कार्रवाई डायरेक्टली नहीं करेगी। ईडी जो है सम्मन भेजना, एविडेंसेस कलेक्ट करना, सर्च ऑपरेशंस करना और इंटरोगेशन करना, इससे ज्यादा ईडी का काम नहीं है। उससे जो एविडेंसेस उनको मिलता है, हाँ अगर जरूरत पड़ी तो वो अरेस्ट कर सकता है जिसको, जो अक्यूज्ड है उसको। जी जी। लेकिन हाल के दिनों में जो मुंबई में कार्रवाई हुई संजय राउत के ऊपर, हमने देखा कि सदन में भी काफी हंगामा हुआ और घोटाले की बात तो निकल के सामने आ ही रही है, स्कैम की बात तो हो ही रही है। ठीक है, सुरेंद्र जी ये कह रहे हैं कि स्कैम का आरोप बीजेपी से संबंधित व्यक्तियों पर भी है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब एक तरह की न्यायिक जो व्यवस्था है, जो एक नैसर्गिक न्याय का भी सिद्धांत है कि ईडी को ऐसा नहीं कि अब विपक्ष में जो है, जो मतलब राजनीतिक तौर पे जो बातें कही जा रही है। मुरली जी, मुझे लगता है कि राउत का मामले में ऐसा है कि राउत को पहले भी सम्मन दिया जा चुका है, लेकिन राउत को जब सम्मन दिया है तो हर बार वो ईडी के सामने पेश नहीं हुआ है। कई बार समय उन्होंने ज्यादा समय मांगा। इस समय भी जब उनको ईडी के सामने पेश होने का जब सम्मन दिया गया, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है इसलिए वो अगस्त 7 के बाद ही वो ईडी के सामने पेश होंगे। लेकिन इस बीच में चूंकि उनके पास कुछ एविडेंसेस थे, कई बार ऐसा लगता है कि भाई एविडेंसेस को नष्ट होने का भी संभावना होती है, तो इसलिए इमीडिएट सर्च करते हैं या इमीडिएट अरेस्ट करते हैं। तो शायद इसी तरह का कोई कार्रवाई हुई होगी, लेकिन हम इस बात को पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या नहीं है, क्योंकि ये इस पर, ये तो राजनीतिक तौर पर लोग आरोप लगाते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। लेकिन ये तो कार्रवाई कोर्ट पर जब पहुंचेगी, कोर्ट पर जब दलीलों को रखेंगे उसके बाद ही समझ में आएगा, या उसी के बाद ही निर्णय पर पहुंचेगी कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है या वाकई में संजय राउत इस बात के जिक्र है यहाँ पे चौहान साहब भी कर रहे थे। और सुरेंद्र जी, आप तो कोर्ट रूम में देखते हैं तमाम कार्रवाइयों को, तो निश्चित तौर पर कोर्ट तो हर पहलू समझेगी, जानेगी, उसके बाद ही फैसला सुनाएगी। संक्षिप्त में आंसर दीजिएगा। गांधी जी, जिस प्रकार से लगातार गैर भाजपा शासित राज्यों में ईडी के माध्यम से दबाव बनाने का काम हम दो की सरकार कर रही है वो आपत्तिजनक है। किसी भी जांच एजेंसी को काम करने का पूरा कोर्ट तो जो सुन लीजिए जो दस्तावेज एकत्रित करके साक्ष्य के रूप में किया जाता है, गांधी जी उसी के आधार पर कोर्ट निर्णय देती है। और जब मुख्य न्यायाधीश, सुन लीजिए ये सांप्रदायिक स्लीपर सेल को इनको सुनने का चांस नहीं है। केंद्रीय एजेंसियों को हमने आज संचालित करने वाले लोग शर्म आनी चाहिए। के बाद में बयानबाजी हो रही है, सदन के अंदर जिस तरह से बातें रखी जा रही है, हमने तमाम पहलू समझने की कोशिश की और ईडी के रेशियो को भी समझने की कोशिश की। आप सभी मेहमानों को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। एवी मुरली जी आपका, सुरेंद्र वर्मा जी आपका और साथ के चौहान साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधना न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो। थैंक यू।